Recording in progress. तो ये फिर चला गया। तो यदि हम ये बात करते हैं इसके अंदर, ये डेटा कलेक्शन की बात करें, मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लो हमने एक क्वेश्चनेयर बनाया, उसमें 20 क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डायरेक्ट किसी नेता का नाम नहीं लिखा। उसमें हमने ये लिखा है कि ये काम की आप क्या चीज पसंद करते हैं। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि लोगों का किस नेता की तरफ तो जाए। नाम राहुल गांधी का नाम लिख रहे हैं, ना मोदी का नाम लिख रहे हैं, ना ममता बनर्जी का नाम। उनका जो ओवरव्यू है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है। उस हिसाब से अपने क्वेश्चन लिखे हैं कि ये राजीव राहुल गांधी ये बात बोलता है, इस तरह की बात करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया। मोदी जिस चीज के हिसाब से चलते हैं उस हिसाब से बना दिया। तो इनडायरेक्टली हम लोग उसका रुझान पता करेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है। भाई रोजगार से संबंधित बात करी, है ना, दूसरी चीजों से, धर्म से संबंधित बात करी, तो ये सबसे पता चलेगा कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। हमें एक सही पिक्चर मिलेगी कि वोट किसको डालना पसंद कर। अब ये क्वेश्चनियर बनाया और हम इस क्वेश्चनियर का सर्वे करना चाहता हूं। अब कलेक्शन जो है ना वो एक आर्ट है, तजुर्बे से पता चलेगा आप, वो कोई साइंस नहीं है। अब आर्ट है, आर्ट ऐसी ही है ये कि मान लो मैं आपको बोलूंगा नंदा नगर में, या ये जो नंदा नगर और कौन सा है, परदेसी पर, वहां पे जाके वो सर्वे करने लगेंगे। तो वहां कौन लोग हैं, तो बीजेपी। गड़बड़ हो जाएगा मामला। यदि खजराना में जाके सर्वे करेंगे तो मुस्लिम बहुल एरिया है, प्रो कांग्रेसी या दूसरी कोई पार्टी उसकी तरफ होगा। तो डेटा क्या आपका सही कलेक्ट हुआ, बायस हो जाएगा। तो आपको ऐसी जगह कलेक्ट करना पड़ेगा जहां हर तरह का आदमी मिले। या रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, हर तरह का आदमी मिलेगा। मॉल में चले जाओ, हर जाति धर्म का आदमी मिले। तो आपको ऐसी जगह से डेटा मिले। यह तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी, डेटा कहां से उठाना है। तो तजुर्बा जहां होता है वहां आर्ट हो जाती है। यदि मुझे कोई गाना गाना सीखना है, कोई वाद्य यंत्र सीखना है, वायलिन सीखना है, तो एक दिन तो साइंस तो है नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगी महीनों, तब जाके मैं थोड़ा बहुत बजाना सीख पाऊँ। तो आर्ट जो है हमेशा एक समय चाहती है, टिस चाहती है, एक्सपीरियंस चाहती है, तभी वो आर्ट है। साइंस क्या होता है, साइंस फिक्स रिजल्ट देता है। जैसे आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उससे एल्कोहल तो नहीं बना सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि साइंस हमेशा यूनिफॉर्म रिजल्ट देगा। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, व्हाट वुड बी द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक छोटा सा डेटा मैंने लिखा है, इसका एवरेज क्या आएगा, मीन क्या आएगा, आप कैलकुलेट करके बताएं। क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 और 6 19 और 11 30। 30 को 5 नंबर है, 5 से डिवाइड किया 6 आ रहा है। कोई भी निकालेगा, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा है वो, तो सबका 6 ही आएगा। चाहे वो अमेरिका में बैठ के निकाले, चाहे वो यहाँ बैठ के निकाले, चाहे गर्मी में ठंड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक साइंस है, क्योंकि इसमें फंक्शन यूज होते हैं, मेथड यूज होते हैं स्टेटिस्टिक्स में, इसलिए साइंस एक जैसे रिजल्ट देखिए, आप निकालोगे ये निकालेंगे क्या निकालेंगे, हमें सेम रिजल्ट आएगा। इट इज साइंस। अब मैं यदि आपसे ये चीज पूछूं, जिसका ग्लास ऑफ वाटर, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे बताएंगे गिलास कैसा है? नहीं, आधा भरा हुआ है, मैं बोलूँ आप मतलब पानी भरा है, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे?
आधा भरा, आधा खाली, कुछ लोग बोले आधा खाली आधा भरा। पर स्टेटिस्टिक्स जो है, जो हमें दिखाती है उससे ज्यादा छुपाती है, मेन चीज छुपा लेती है ना। तो ये गिलास में या स्टेटिस्टिक्स की जो भी वैल्यू आती है, हमें मालूम है कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, पर वैल्यू के पीछे क्या वो छुपा रही है, वो जिस दिन आप खोलकर सीख गए, आप डेटा एनालिस्ट बन गए। वैल्यू दिखा रही है वो तो सबको मालूम है, वो छुपा रही है वो देखो ना। तो दिस गिलास इज फुल, हाफ विद वाटर एंड हाफ विद हवा है, आधे गिलास हवा में दिख नहीं रही, इसलिए हम इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो तजुर्बे से है। मान लो एक मियाँ बीवी किसी ज्योतिष के यहाँ गए, अब ज्योतिष के यहाँ गए तो ज्योतिष ने देखा कि मियाँ की उम्र तो कम है, पति की उम्र कम है। तो यदि वो सीधे सीधे बोल दे वहां पे, हाँ भाई ईश्वर, हाँ, अरे यार वो वाले नंबर पे लगा लो ना, 99 777 1। तो यदि वो बोल दे कि यार आपके पति जल्दी मर जाएंगे, क्या होगा? जूते मारेगी वो बीवी उसे, मेरे पति के बारे में सुन के। तो अब वो एक और ज्योतिष के पास गए, उसने भी कुंडली देखी, उसको भी यही दिखा, यार आदमी तो जल्दी जाए। तो उसने बोला अलग तरीके से, भाभी जी आप बहुत लंबा जिएंगे, बहुत स्वस्थ है। बात तो वही, इंटरप्रिटेशन अलग है, कहने का तरीका अलग है। तो वो 251 500 दे के आई, आएगी कि नहीं? तो हमारे भी, जब भी हम डेटा एनालिस्ट का रोल करते हैं, तो कई बार चीजें हमें बिगड़ती हुई दिखती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और हमें उसी शब्दों में नहीं लिखना है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखना है। हमारा जो स्टाफ है, जो लोग हैं, हमारे बॉस वगैरह हैं, उनको बुरा नहीं लगना, आज वही लिखना है। लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, है ना। कि मान लो नुकसान होने वाला है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि यार नुकसान हुआ है इस साल, आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हमें इस साल प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेहनत ज्यादा, ये नहीं लिख रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा। इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह, और ये तजुर्बे से आता है, फर्स्ट डे से नहीं है। आप जब बहुत से प्रोजेक्ट करते हो तब आप सीख पाते है ना। ये पंखा हवा नहीं देखता है एसी यार, मैं तो आज बहुत दिनों बाद बैठूं है। कम करो ना यार उसको, कम करो तो थोड़ी हवा फेंके। 18 19 करो, कल परसों रिपेयर तो करवाना ही, इनमें सब में एक बार क्लियरिंग करवाना। तो 20 करते हैं। ये तो रही बात स्टेटिस्टिक्स की। अब बात करते हैं हम डेटा एनालिटिक्स की। हम डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स क्या है? तो डेटा एनालिटिक्स जो है, वो इट इज अ प्रोसेस, ये खाली प्रक्रिया है किसी काम को करने की, एक प्रक्रिया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेक्टिंग, cleansing, transforming, and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions, and support decision. ये ना साइंस एंड आर्ट, ये प्रोसेस है कि डेटा को हम कैसे देखेंगे। अब क्या होता है, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, छोटे से 2 4 8 8 होते थे स्टैटिस्टिक्स के सवाल में, डेटा 3 4 कॉलम होते थे, तो आप आंखों के सामने दिख जाता था, एक्सपेक्ट कर लेते थे। और अगर रियल वर्ल्ड में काम करते हो तो मिलियंस ऑफ रोड है, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ रोड, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? कॉलम भी बहुत सारे हैं। तो आपको उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ती है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर पाओ डेटा को, डेटा कैसा है, डेटा में मिसिंग वैल्यू कितनी है, डेटा में आउटलायर है कि नहीं है,
तो बहुत सी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करें, डेटा में कुछ नॉइस तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है उस कॉलम में, इन चीजों को हम लोग नहीं करता। तो ये एक्सपेक्टिव मॉडल क्लीन करते हैं, यदि उसमें कुछ गंदगी है डेटा के अंदर कुछ, तो उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे डेटा को, तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई भी डेटा होता है वो बिजनेस प्रोसेस का डेटा है, उससे आप डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एनालिटिकल। घर में तो हम लुंगी और कुर्ते में बैठे हैं, कच्छे में या बनियान में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी पार्टी में जाना है तो ट्रांसफॉर्म करोगे कहीं अपने आप। ऐसे डेटा के साथ होता है, बिजनेस प्रोसेस का डेटा जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे आप एनालिसिस इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मिंग करने के बाद फिर उसका डेटा मॉडल प्रॉपर टेबल ज्वाइन करते हैं, तो यही मेन काम, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो वर्क है इस पे करना, डेटा फीड करना, ट्रांसफॉर्म करना, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल आपका अच्छा बन गया, फिर आप उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते, इंफॉर्मेशन with the goal of discovering useful information। इस उद्देश्य के साथ हम उससे कुछ उपयोगी जानकारी निकाल सके, इस तरह से उस मॉडल बनाए जिससे हम किसी निर्णय को पहुंच सकते हैं, हमारे निर्णय लेने में सहायता करे कंपनी की। यही काम डेटा एनालिस्ट का है ना। तो इसमें डिफरेंट टूल यूज होते हैं, पाइथन होता है, एक्सेल होता है, टैबलू होता है, सेज होता है, स्पेसेस होता है, माई सिक्वल है, Hadoop है, पावर बीआई है, स्पार्क है, बहुत से टूल यूज होते हैं, इसके अलावा भी टूल यूज होते हैं, ठीक ना। और इन सब चीजों का इसमें यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, डीप लर्निंग, इसके अंतर्गत आता है डेटा साइंस। अब हम जब डेटा की बात कर रहे हैं, तो डेटा में आपको डेटा तो मालूम होगा, एक्सेल फिल्टर ऑफ डेटा को, और डेटा का क्लासिफिकेशन तो मालूम होना चाहिए, है ना। ये भाई, ये कैटेगरिकल एनालिटिक्स है, ये क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए, सही है ना। भाई आपको यदि जेंडर का क्लासिफिकेशन नहीं मालूम कि मेल कौन और ट्रांसजेंडर कौन और फीमेल कौन, और आप शादी करने गए, तो आप कुछ भी चुन लो, कोई मेल को चुन लेगा मेल शादी के लिए, कोई ट्रांसजेंडर को चुन लेगा। आप भाई यदि क्लासिफिकेशन मालूम हो, मेल फीमेल को चुनेगा, ये डिफरेंस होगा। क्लासिफिकेशन आपको हर चीज का मालूम होना चाहिए। तो यहाँ कैटेगरिकल डेटा दो प्रकार से, नॉमिनल और ऑर्डरेबल। अब देखिए मैं इसको आपको उदाहरण बताता हूँ कैसे ये काम करता है। ठीक है? दस देखिए ना, कैटेगरिकल डेटा में दो पार्ट है, जैसे हम लोग एक नॉमिनल है और एक ऑर्डरेबल है। अब नॉमिनल में एक उदाहरण यदि आपको जेंडर, है ना, जेंडर में मेरे पास तीन है, मेल, फीमेल और ट्रांस है। और ऑर्डर में जो उदाहरण दे रहा हूँ आप, वो देखो एजुकेशन, और एजुकेशन में रेट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया एक पोस्ट ग्रेजुएट, फिर लिख दिया मैंने प्राइमरी, है ना,
फिर लिख दिया मैंने ग्रेजुएट, फिर लिख दिया मैंने हाई स्कूल, इसके बाद मैंने लिख दिया इलिटरेट जो अनपढ़ हूं। फिर मैंने इसमें लिख दिया पीएचडी, और फिर लिख दिया मिडिल, और फिर लिख दिया मैंने हाई स्कूल। हाई स्कूल तो लिख दिया, इंटर स्कूल। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। अब यदि आप बोलूं कि आप इनको एक ऑर्डर करें, ऑर्डर क्या है? फिर आप देखना है, रेंज देना है, जो सबसे कम एजुकेशन को देना है, उससे ज्यादा वाले को टू देना है, उससे ज्यादा वाले को तीन देना है, इस तरह से हम बढ़ते जाए। तो सबसे कम एजुकेशन लेवल क्या है? दूसरा क्या? राइट। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रेजुएट, सातवां और आठवां किसी ने बोला ये क्या मारेगा कि समझ लो अभी फैमिली नहीं जाना है तो की बोर वाला, है ना? और यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, खुद तो बताओ, मेरे फोन आएगा, दोबारा फोन आएगा, इनको था ये नॉमिनल भाई, मेल होगा तो मेरे कोई बात नहीं लिखेगा, फीमेल होगा तो मेल होगा लिखेगा, ट्रांस होगा वो अपने आप को अच्छा मानेगी, ठीक है? तो ये जो ऑर्डर डेटा है, जब हम इसको नंबर दे देते हैं, रैंकिंग दे देते हैं या सॉर्टिंग कर देते हैं, तो ऑर्डर दे देते हैं, तो ये ऑर्डिनल डेटा हो जाता है, और ये निम्नलिखित हो गया, ठीक है? निम्नलिखित हो गया। तो जैसे हम यहाँ देखें, नॉमिनल ऑर्डर, ऑर्डरेबल जो है वो क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया। अब नॉमिनल कई एल्गोरिथम ऐसी होती हैं जिसमें हमें जितने भी वेरिएबल हैं सब नंबर वाले चाहिए, न्यूमरिक चाहिए। अब नॉमिनल कैसे बनाएंगे सॉल्व, तो हम न्यूमरिक कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम डमी वेरिएबल्स बना क्या करते हैं, डमी वेरिएबल बना, ठीक है? इन ऑनलाइन देखते हैं, ऐसे भी हो रहा है, नहीं होगा कि दूसरी होगा। हाँ, 20 तो पहले भी था, अभी तो सन 20 रुक गया था, तो ये गोरी था। अच्छा, नहीं हुआ था इसमें से, तो हो गया ना 20, 17 हो गया। फैन नहीं चल रहा इसका ना, फैन चले तो हवा आएगी। अब चालू होना, ठीक है। मैं तो 2 दिन और लेट रहा है, पता पता नहीं, देखिए अभी वेरिएबल में करते हैं, मार्किंग वेरिएबल ऐसा है, ये मेल है, ये मेल है, फिर फीमेल है, फिर ट्रांसजेंडर है, फिर फीमेल है, फिर फीमेल है, फिर मेल है, फिर ट्रांसजेंडर है, फिर मेल है, इस तरह से डिफाइन है। मतलब ये वेरिएबल जितनी कैटेगरी है, जितनी वेरिएबल वहां कितनी कैटेगरी है, तीन कैटेगरी, तीन डमी वेरिएबल बनेंगे, एक जेंडर एक बनाऊंगा, दूसरा जेंडर एक बनाऊंगा, है ना? तीसरा जेंडर टी बनाऊंगा, जैसे क्लियर। अब क्या करूंगा, जहां मेरे जेंडर एक मैं बना दूंगा, बाकी जैसे क्लियर। ओके,
वॉइस क्लियर नहीं आ रही। पोस्ट कमेंट। अच्छा। देख पा रहा है क्या आवाज? हेलो। मैं। यस सर। वॉइस ब्रेक हो आवाज रही है sir। अभी भी ब्रेक हो रही? हाँ आप सही है थोड़ा। ठीक है पहले से। जी। ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अकेले फिफ्टी में बांध लेते हैं बाकी जीरो पर। शैतान के अंदर वहां बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये कभी वेरिएबल बन गए सब। ओके। अब इस वेरिएबल को हटा देंगे, ड्रॉप करेंगे। नंबर हो गया ना ये। तो ये जो है ये कहलाएंगे सब बाइनरी वेरिएबल। जीरो वन में है ना। तो जीरो वन में जब भी कोई चीज होती है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो हम इससे क्या करते हैं, ये बाइनरी बना देते हैं। और इससे क्या किया, ऑर्डिनल बना दिया। इज इट क्लियर? ऑर्डिनल और बाइनरी डेटा है। कैटेगरिकल नॉमिनल ऑर्डरेबल भी डेटा है। और इंटरवल और रेशियो जो है ये स्केल है। अब देखिए स्केल और डेटा में क्या डिफरेंस है। एवरी स्केल इज अ डेटा, पर एवरी डेटा इज नॉट स्केल। आपने स्केल देखा होगा, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर सेम डिस्टेंस होता है, इसलिए उसको स्केल बोलते हैं। पर यदि मैं यहां बात करूं, इलिटरेट है, इसका दो नंबर है प्राइमरी। ये मैं KG1 KG2 छोटी दूंगा, सॉरी 5 साल में इलिटरेट प्राइमरी कितने लगेंगे? प्राइमरी से बेटे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 साल। जैसे हाई स्कूल में 2 साल चाहिए, हाई स्कूल से इंटर में 2 साल चाहिए, इंटर से ग्रेजुएट होने में 3 भी लगेंगे, 4 भी लगेंगे। भाई नॉन टेक्निकल को 3, टेक्निकल पिछला, PG में 2, PhD में 2 से लेकर के 6 साल। और कहीं कहीं इंटरवल सेम नहीं है, दो इंटीजर के बीच में, एक और दो के बीच में 5 साल है, दो और तीन के बीच में आपका 3 साल है, 3 और 4 के बीच में 2 साल। इंटरवल सेम नहीं है, इसमें स्केल नहीं है। ऑर्डिनल डेटा है, स्केल नहीं होता। ऑर्डिनल स्केल नहीं बोलना है, बोलना ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं कि स्केल जैसे दो दिए थे वहां स्केल, दो स्केल दिए मैंने आपको वहां, एक इंटरवल और रेशियो। स्केल का डिफरेंस क्या है, यदि ये चीजें बताओ, डिफरेंस है जीरो। अब आप बोले स्केल में जीरो होता है, जीरो तो होता है, लोग एक तरह कर सकते हैं। एक होता है स्लो, एक होता है एब्सोल्यूट या रियल, सच्चा। स्लो जीरो, यदि मैं मार्क्स की बात करूँ, आपके जो नंबर मिलते हैं एग्जाम में अपन को, यदि किसी को जीरो जीरो मार्क्स मिले तो क्या बोल सकता हूँ? मार्क्स बोल सकता हूँ, है ना? बोल सकता हूँ 0 मार्क्स है, 9 मार्क्स। यदि मैं टेम्परेचर की बात करूँ और डिग्री सेल्सियस में बात करूँ, तो 0 डिग्री सेल्सियस में मैं 9 डिग्री बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। तो ये शुद्ध जीरो है, एब्सोल्यूट नहीं है। शुद्ध यदि यानी जीरो, यानी जीरो, या तो नो आई नहीं। एक तो टेम्परेचर होता है, सी लेवल होता है, जिसको बोलते हैं सी लेवल वाली जो हाइट होती है, हाइट सी लेवल पे जीरो होती है, समुद्र की गहराई में नेगेटिव होती है। तो ऊपर पॉजिटिव जीरो आपके पास थोड़ी सी क्या है, हाइट तो है, क्यों? समुद्र लेवल का हाइट तो है।
ये दो तीन चार ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ सूडो जीरो मतलब ये जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या होगा, जीरो होगा। और सूडो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो तो जीरो, ये भी जीरो नहीं करवा, सूडो झूठा है, उसका तो पावर ही नहीं है जीरो के पास। इसलिए ऐसे केस आया था मेरे पास, ओएनजीसी। ओएनजीसी जानते हैं आप लोग? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट का, जो समुद्र में से तेल निकाल, इनकी डेटा का एनालिसिस का काम बॉम्बे की एक कंपनी है उसको दिया गया है। वो कंपनी के लोग मेरे लिंक्डइन पे जुड़े हुए थे कुछ, तो मेरे पास उनका मैसेज आया कि सर आपका नंबर दें हमें बात करनी। और उस टाइम में बहुत बिजी था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बहुत चल रही थी, मैं बाहर ही रहता था ज्यादातर। तो मैंने नंबर लिख दिया, उनका कॉल आ गया कि नहीं सर वो हमारे हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, तो आप बताएं सर कैसे क्या करें। मैंने कहा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अगले हफ्ते टाइम दे पाऊंगा, मैं बिजी हूँ अभी, सब शेड्यूल मेरा टाइट है, ट्रेनिंग्स चल रही है मेरी बाहर। तो कल नहीं सर हमें तो कल ही जरूरत है आपकी। एक्चुअली उनको जो कॉन्टेक्ट था ओएनजीसी का वो कैंसिल हो, 3 दिन का अल्टीमेटम आ गया था, मैं जो एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस सही नहीं है। और उनके यहाँ जो डेटा साइंटिस्ट थे वो आईआईटीएंस उस कंपनी में, मतलब वो भी नहीं कर पा रहे थे उस चीज को। आईआईटी डेटा साइंटिस्ट है, मतलब उनको तो काफी कुछ आना चाहिए, पर कई बार बहुत बारीक है नहीं मालूम होती। क्योंकि वो तो ठीक है आईआईटी वाले हैं, तो वो तो एक सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग वाला मामला हो गया ना, आप स्टेटिस्टिशियन थोड़ी है कि जो ये चीज समझते हैं। तो मुझे बोले, मैंने पूछा कहा है क्या तुम्हें ओएनजीसी, जब उन्होंने ओएनजीसी बोला वहीं मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, साले टेम्परेचर का कॉलम गया इसमें, और वहाँ जीरो के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कहीं ये खेल बिगड़ रहा हो और कहीं नहीं बिगड़े। वही दिमाग में आ गई। पर ये चीज बताऊं क्यों, तो मैंने किया यार मैं बिजी हूँ नहीं आ पाऊँ, मैंने सर आप तो अपना प्राइस बोलो एक दिन का कंसल्टेंसी की। तो फोन पे यूं बोल दिया 1 लाख रुपए प्राइस, वो एग्री हो गया। सर डन सर, देंगे 1 लाख। तो यार का टिकट 1 घंटे के अंदर मेरे पास भेज दिया। अब मैं ऊपर नीचे हो रहा, मेरा आइशर मोटर्स के अंदर राम भरोसे होटल है वहाँ देवास, वहाँ मेरा कारपोरेट ट्रेनिंग था, और वो 30 लोगों की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी। अब 30 लोग उन्होंने अलग किए कि भाई इनको ट्रेनिंग देना है, उनकी तो सैलरी एक दिन की गई ना सबकी। पर राम भरोसे होटल 1.5-2 लाख की करी, सुबह के नाश्ते से लेकर के दिन का खाना 2 बार हाई टी वगैरह, उनका 2-2.5 लाख रुपए वो खर्चा होता है। और उस दिन ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए तो मैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाए वही जाऊंगा, मुझे आगे ट्रेनिंग मिलेगी नहीं। तो मेरे एक दोस्त हो रहे हैं, तो वो लेते थे सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग, और मेरे 3 दिन बाद उनकी ट्रेनिंग उसी बेच। तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा बाबू ऐसा ऐसा है यार, तो कहने क्या चाहते हैं? मैंने कल फ्री हो गया, हाँ यार फ्री हूँ, कल कुछ काम है ऑफिस में, मैं कल मेरी ट्रेनिंग वहाँ सर वाली ले लो यार, सर मोटर मैं तुम्हारे वाले दिन ले लूंगा। पहले तो उसको मना लिया, फिर एचआर हेड को फोन लगाया, मैंने कहा, साहब वो मेरे को साइटी का हो गया, स्लिप डिस्क हो गई कमर में, और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। उन्हें बहाना ऐसा बनाओ जिसमें कोई वो ना हो, स्लिप डिस्क में आदमी तो करवट ही नहीं ले पाता, हिल ही नहीं पाता, अकड़ जाता। मैंने स्लिप डिस्क हो गई और मैं शायद कल क्लास ना ले पाऊँ, और मान ली ये वो तो ऊपर नीचे हो गए बेचारे। तो मैंने किया यार ऐसा करते हैं वो अभी से ही ठीक है, वो अपन बोल देते हैं वो कल का ले लेंगे, और मैं उनका वाला मैं ले लूंगा, तब तक ठीक हो जाऊंगा।
वो मान हो गया सेटल। अब मैं पहुंचा साहब बॉम्बे, दूसरे दिन सुबह फ्लाइट थी 6 बजे की। 8 सवा 8 बजे पहुंच गया मैं तो होटल में होकर। 11 बजे गाड़ी वाड़ी गए, मैं पहुंचा, मैंने जाके बैठा। मैंने कहा भैया तुम्हारा मेटा डेटा बताओ। अब मेटा डेटा क्या होता है? हर कॉलम का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें यूनिट क्या है, कैसा क्या है, वो देखा। तो उसमें टेम्परेचर भी था, सी लेवल भी था। मैंने कहा टेम्परेचर की यूनिक वैल्यूज बताओ। अब यूनिक वैल्यूज क्या होती है? कि भाई कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है बार बार, मतलब यूनिक वैल्यू। अब जैसे अपना जेंडर, जेंडर में वो तीन ही यूनिक वैल्यू थी, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, वही रिपीट हो रही बार बार, वो यूनिक वैल्यू होती। तब यूनिक वैल्यू देखी तो उसमें जीरो था। उनके जीरो भी, यहाँ तक तो सही आ रहा है। मैंने कहा आगे क्या कर रहा है इसके साथ, टेम्परेचर वेरी है जैसे। आगे दिखाया तो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जीरो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, बाकी संख्या हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा करते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन। फिर लंच वंच किया, उसके बाद में बैठा। मैंने क्या किया वहां पे, जो भी टेम्परेचर था उसके थोड़े भी टेम्परेचर बनाए। 0 - 0.2 से लेकर -0.1, ऐसे छोटे छोटे। -0.1 से जीरो से प्लस, कैसे करते हैं बना 0.1 ऐसे करके। अब इनका मैंने ग्रेड वैल्यू निकाला, एवरेज। एवरेज क्या आएगा? 0.15 आएगा। हाँ, 0.15। इसका आएगा 0.05 माइनस में, ऐसे इसका आएगा प्लस में 0.0 के। ठीक है, तो मैंने जीरो नहीं आएगा क्योंकि अपर और लोअर लिमिट में जीरो ही है, ये के बीच ही देगा। ये लेकिन नहीं, तो यहाँ पे जीरो खत्म हो गया ना। और छोटे इसके लिए बड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो छोटे छोटे क्लास इंटरवल लिए, और मैंने उसको बोला ये वाला वेरिएबल तो उसकी जगह ये वाला वेरिएबल रखते आगे के एनालिसिस। वेरिएबल रखा, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही रहती। और मैंने तो उसके 5 मिनट बाद वहां फोन करके पूछ लिया, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग था, डायरेक्ट डैशबोर्ड था, उनको वहां दिखता था जो भी वैल्यू चेंज होती। 5 मिनट बाद इसने फोन किया, इसलिए देखिए सर वो मैंने करा है अभी कुछ। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, रिजल्ट सही आ गया। वो जीरो ही डिस्टर्ब कर रहा, वो भी सुडो जीरो का। कभी आप मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करोगे और डिवीजन भी नहीं करोगे सुडो जीरो का। ऐसी ऑर्डिनल जो नंबर है, ऑर्डिनल अपन ने कन्वर्ट किए थे, ऑर्डर जो किए थे, उसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते, कभी डिवाइड नहीं करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते। तो ये आपको डेटा की क्लासिफिकेशन मालूम है तब तो उसके ऑपरेशन मालूम है, किस पे कौन सा ऑपरेशन लगे। नहीं तो आप कुछ भी लगा दोगे। मेन चीज तो वही है कि डेटा का क्लासिफिकेशन मालूम है तो आपको मालूम है इस पे एडिशन नहीं लगेगा, सब्ट्रैक्शन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, डिवीजन नहीं लगेगा। तो आप ना उसका मीन निकालोगे कभी, क्योंकि मीन में भी आप डिवाइड करते हो, मीडियन में भी डिवाइड करते हो आप। जब दो बीच बीट वैल्यू आ रही तो उसका एवरेज लेते हो आप। तो ना उनका ऑर्डिनल डेटा का ना मीडियन निकालोगे, ना आप मीन निकालोगे, उसका निकालोगे मोड। अभी अपन पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। मोड यानी जो सबसे ज्यादा बार आया। मान लो ग्रेजुएट वाले बहुत सारे बच्चे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेजुएट लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपने देखा इलिटरेट एक आधे यून वगैरह होगा, या सफाई करने वाला होगा, इलिटरेट, है ना। इसके बाद आपने देखा कि प्राइमरी 3 4 लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, ये प्राइमरी लेवल पे है। यून प्राइमरी लेवल पे 3 4 पीएम होंगे, मिडिल होंगे कुछ उसमें से, ऐसे करके। पर आपने देखा कि उस ऑफिस में ज्यादातर लोग ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएट क्या हुआ? मोड हुआ। हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्डिनल डेटा में हमेशा मोड देखेंगे, ना मीन ना मीडियन। यहीं से हमें डेटा की समझ होना चाहिए। जब तक आपको डेटा की समझ नहीं, डेटा एनालिस्ट केस बनोगे, उसकी क्लासिफिकेशन ही नहीं मालूम आप। अब फाइनल उस पे आते हैं, एक जीरो होते हैं,
सूडो भी होता है और रियल भी, इस प्रकार की बात समझ में आए। तो इससे कोई फर्क नहीं, दोनों इसके लिए मान के चलो, क्या बाकी कोई फर्क नहीं है। अभी यदि आप इसके लिए मान के चलो तो यदि आपका सूडो जीरो आ रहा है नहीं है, सोचना से इसको वापस हमने फिर दो भागों में बांटा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, देखा है नीचे इसके। जब हम मैथ्स में डिस्क्रीट कंटिन्यूस पढ़ते थे, डिस्क्रीट का मतलब होता था इंटीजर्स, डेसिमल नहीं आता था उसमें, आता था, और कंटिन्यूस में सब कुछ आता था, डेसिमल भी और इसी। पर डेटा एनालिटिक्स में डिस्क्रीट का मतलब अलग होता है। इसके बाद टूल पे आएंगे, जब तक मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा तो आपको आगे कोई पता नहीं टूल सीखना है। तो चीजें दोनों में थोड़ी होती है। आज जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस बताऊंगा, कल फिर अपन आएंगे उसमें मॉडल क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब चलेंगे। इसलिए मैं मान लो मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं, मान लो यूनिसेफ कोई सर्वे करना है ना, उनको पोलियो के ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी शहर में, तो आप क्या करोगे, सर्वे करवाओगे यार कितनी ड्रॉप भेजना है उसके लिए। तो आप देखोगे यार, 100 फैमिली का बेच अपन ने यहाँ विजयनगर में ले लिया, 100 फैमिली का खजराना में, 100 फैमिली का नंदा नगर में, ऐसे अलग अलग एरिया में 100 100 फैमिली करी और 2 3 लोगों को भेज दिया, भैया जाओ पता करो इस फैमिली में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे, फैमिली आने हस्बैंड वाइफ, पूरा कुनबा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ की एक फैमिली, यदि किसी घर में 3 परिवार ले रहे हैं तो 3 फैमिली, है ना। कि कितने 5 साल से कम उम्र के बच्चे, तो इसमें आपको एक ही बच्चा जो होगा 5 साल से कम उम्र, या ये होगा, ये दो होंगे, 3 होंगे, 4 हो सकते, मान लो 5 तक भी हो सकते, जुड़वा हो गए होंगे, 5 भी हो सकते, है ना, इससे ज्यादा तो होंगे। तो आपने 100 करके 1,000 फैमिली का या 10,000 फैमिली का डेटा कलेक्ट किया, है ना। तो आपको एक चीज पता चलेगी कि अधिकांश कितने बच्चे हैं फैमिली में, अधिकांश फैमिली में कितने बच्चे, मैक्सिमम फैमिली में। ऑर्डिनल डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा में भी यहाँ आप मोड लोगे, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस तरह की चीज में यदि आप मीन तो ले नहीं सकते, 3 लोग तो 3 आएगा, 3 बच्चा कहाँ से होगा ऐसा, हो सकता है क्या, संभव नहीं। क्या करने की मीन नहीं लेनी, मीडियन नहीं है, आप क्या लेंगे, मोड लेंगे, मान लो 3 फैमिली वाले ज्यादा नहीं थे, अब ये एवरेज मान के चलेंगे, एवरेज मतलब मोड, मोड मान के चलेंगे। हम 3 से पूरा करेंगे फैमिली के, जितनी फैमिली रजिस्टर्ड है 2 में, फिर 3 से गुणा करेंगे कि 3 बच्चे एवरेज मोड है, अधिकांश फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो 3 के हिसाब से ड्रॉप फैमिली को मल्टीप्लाई करके बोल देंगे इतनी ड्रॉप है, मान लो एक छोटा सा पराठे का hypothetical ले रहा हूँ कि 1.25 लाख फैमिली है, बने hypothetical लेना है नहीं, तो 3 से गुणा कर दूंगा इसमें। तो 1.25 लाख का होता, 3 लाख के 75,000 ड्रॉप देंगे उनको, और आखिर तौर पे मोड निकाला जाएगा। पर कहानी में टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर में 1 महीने का लोड कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर क्या आ रहा है, 29.5, फिर आ रहा है 29.1, फिर 29.2 और 29.4, ये टेम्परेचर रिपीट हुआ है 3 दिन, ठीक है भाई, 29 आया कभी 29.2 आया, ऐसा नहीं, पर ये 5 टेम्परेचर ही रिपीट होंगे भाई भर में, का मौसम है जो भी है, जैसे हम महीने भर में तो हो नहीं सकते, कोई टेम्परेचर रिपीट हो रहा है। अब ये तो देसी है,
मान लो 30 टेम्परेचर, तो मैं यहाँ देख लूंगा, क्या लूंगा, मीन। ये डेसिमल में है, मीन डेसिमल में टेम्परेचर है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो इसका भी डेसिमल में आ सकती है। तो ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, क्योंकि यूनिट है बहुत कम है। 3 दिन में खाली 5 टेम्परेचर फिट हुआ है, यूनिक वैल्यू, समझ में आ रही है, यूनिक वैल्यू बहुत कम है। इसे क्लियर, इसलिए डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा। यदि यही मैं टेम्परेचर साल भर का लूं, तो यूनिक वैल्यूज बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी? बढ़ जाएंगी यूनिक वैल्यूज, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस, फिर वो कंटिन्यूअस डेटा हो जाएगा। पर ये डिस्क्रीट डेटा है, पर इस डिस्क्रीट डेटा में भी आप मीन निकाल सकते हो, क्योंकि डेसिमल में टेम्परेचर आ सकता है। एवरेज टेम्परेचर आप बोल सकते हो, इस महीने का एवरेज टेम्परेचर ये रहा। इज इट क्लियर? तो ये डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में यही डिफरेंस है, कंटिन्यूअस में यूनिक वैल्यूज ज्यादा होती है। मान लो मैं 5 साल से छोटे बच्चों की संख्या पता कर रहा था, और मैंने एक वेइंग मशीन भी दे दी उनको, कि बच्चों के वेट भी लेना है, और वेट में तो 150 ग्राम का अंतर होगा बच्चों में, तो वेट तो मुझे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी यूनिक 80 80 यूनिक वैल्यूज मिल सकती है मुझे, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हुआ डेटा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? अब क्योंकि डेटा एनालिटिक्स है, तो एनालिसिस का भी क्लासिफिकेशन चाहिए आप। डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, इन्फ्रेंशियल, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, 4 तरह के एनालिसिस है ना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब तो व्हाट इज, डेटा में क्या है, मेल कितने, फीमेल कितने, उनकी एवरेज एज कितनी, एवरेज सैलरी कितनी, ये सब पता करते हैं। डायग्नोस्टिक में थोड़ा सा डीप में जाते हैं हम, कोई पैटर्न दिखता है तो उसको और स्टडी करते हैं। ठीक है। और इन्फ्रेंशियल में हम उसको टेस्ट लगाते हैं कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के बाद, है ना। और प्रिडिक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट विल बी, प्रिडिक्शन करते हैं क्या होगा, यदि रेन इतनी हुई है तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, ओके, प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। तो ये अपने कोर्स में प्रिडिक्टिव तक 4 एनालिसिस। ठीक है। अब यदि हम यहाँ जॉब लेवल की बात करें, तो एंट्री लेवल जो होता है डेटा साइंस डोमेन में, डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको बोलते हैं वो होता है, जिसको एमएस ऑफिस आता है। लेवल 2 में ऑफिस असिस्टेंट होता है ना, जिसको कोर एक्सेल आता है, बेसिक एक्सेल। लेवल 3 में एमआईएस एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको एडवांस एक्सेल आता है। फिर एमआईएस एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जो होते हैं, वो कोर एडवांस के साथ डैशबोर्डिंग भी जानते हैं, वीबीए भी जानते हैं, है ना। फिर यदि उनको टैबलू पावर बीआई आता है, तो सीनियर एनालिस्ट हो जाते हैं, डेटा एनालिस्ट। तो ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये रोल होते हैं। मिनिमम मैं आपको बता दूं, धोखे में नहीं रखूंगा, फ्रेशर के लिए जो स्टार्टिंग होती है 18,000 से होती है। मैं नहीं बोलूंगा, लोगों को आप बोलेंगे कि यार, लोग बोलते हैं 3.5 लाख का पैकेज, 5 लाख फ्रेशर का। आप 6 महीने काम कर लोगे, आपके 3 3.5 लाख हो जाएगा। वॉट इट, जो रियलिटी आज के टाइम की, अभी जॉब सब जगह स्थिति खराब है, वार हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो इस टाइम जितने भी मेरे बंदे लगे हैं, वो 18,000 से 20,000 के बीच में लगे, फ्रेशर। मैं सच्चाई बात करता हूँ, इंटरनेट पे आपको बहुत मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे, और ये 16 लाख 18 लाख का एक्सेल सीख के पैकेज, 24 लाख का पैकेज एक्सेल सीखने से। वैसा कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। तो शुरुआत 18,000 से होने पर मंथ, फिर बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस हो जाता है साल भर का, 3.5 लाख पे, 2 साल को हो गया 6 लाख पे ही पहुंच जाओगे। इट डिपेंड्स, है ना। क्योंकि मेरा ये है कि जो सच्चाई है उसको जानो आप, है ना, झूठ बोलने वाले तो बहुत है। अब हम बात करते हैं, अभी थ्योरी और बचा हुआ है अपना पार्ट। थ्योरी में, क्योंकि आज मैं ज्यादा भी लूंगा नहीं थ्योरी इसके अंदर, थोड़ा सा आज एक्सेल को पहले समझ लेते हैं, एक्सेल क्या है। थ्योरी अपन फिर और स्टैटिस्टिक्स की कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन वो सब बताना है। एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है।
भाई जैसे रजिस्टर होता है, मैथ्स की कॉपी होती है, वो भी स्प्रेडशीट है। रजिस्टर में खा लाइन खींच लो तो वो भी स्प्रेडशीट हो गई। ऐसे ही एक्सेल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है विच इज यूज टू ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा। उसके लिए उपयोग होती है। आप उसमें डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जमा दिया आपने रो कॉलम में, उसको कैलकुलेट कर सकते हो, सम है, मीन है, मीडियन है, उसका एनालाइज कर सकते हो उसके बाद, है ना। ये एक्सेल का काम है। अब स्प्रेडशीट की यदि मैं बात करूं, तो स्प्रेडशीट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना। अपन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं। देखो थोड़ा और गलत कर रहे हैं, कल देखते हैं। हवा नहीं गिर रहा, सफोकेशन हो रहा है। तो अब हम एक्सेल का सबसे पहले ओरिजिन देखें क्या है। ये एक्सेल 1982 में एक प्रोग्राम बनाया था, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम था मल्टीप्लान। और जो कंपनी थी वो थी सॉफ्टवेयर आर्ट्स नाम से। ठीक है, उन्होंने एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाया, इसमें खाली आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ये डॉस में था। डॉस कमांड जानते हो ना आप लोग, कि जो ब्लैक कमांड प्रॉम्प्ट जैसे दिखता है ब्लैक, उसमें कोई जीयूआई नहीं होता, वो डॉस कमांड होता था। अब तो बंद ही हो गया वो। ठीक है। आपने देखो कि पुरानी फिल्मों में वो कंप्यूटर बताते थे, वो नीले रंग का वो दिख रहा है, फिर वो नंबर लिखे हुआ आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन पे ही सब कुछ दिखता है। दैट वाज द डॉस कमांड। तो उसमें खाली डेटा स्टोर होता है। उन्होंने कहा हम जब हार्ड कॉपी में स्टोर करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में क्यों नहीं कर सकते, कंप्यूटर में डिजिटाइज क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया था 1982 में। 1985 में ये लोग जीयूआई लेके आए, जो आज अपन को दिखता है। उतना अच्छा तो नहीं, पर बहुत इनिशियल प्रिमिटिव स्टेज पे था वो जीयूआई, जिसमें दो चार मीनू थे, फाइव मीनू वगैरह बस, बाकी रिबन वगैरह कुछ नहीं था। तो वो लेके आए 1985। 1987 में जो आप चीज स्टोर कर रहे हो उसके चार्ट्स आप बना सकते थे, बेसिक चार्ट्स, कि आपको बार प्लॉट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, तो वो आप बना। पहले ये एक्सेल 1 एक्सेल 2 ऐसे चलता था। फिर 1989 में ये लोग एक्सेल 3 लाए, जिसमें ये लोग पूरे फंक्शन, सम करना, एवरेज निकालना, ये सब लेके आए। और 1992 में वीबीए लाए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ऑटोमेट कर सके आप थोड़ा सा इसको। फिर 1992 में पिवोट लेके आए, आप पिवोट टेबल बना सकते थे। ठीक है ना। पिवोट यानी समराइज करना डेटा को। 1997 में ऑटोफिल लेके आए ये लोग, ये सब मैं बताऊंगा ऑटोफिल क्या होता है, पिवोट क्या होती है, सब अपन पढ़ेंगे। 2000 में ये लोग लिस्ट लेके आए। 2003 में ये लोग वेब लेके आए। 2007 में रिबन लाए। 2013 में फ्लैश फिल लाए। 2016 में पावर क्वेरी लाए। और 2019 में फनल चार्ट्स लाए। और 2023 में ये रियल टाइम कोलेब्रेशन लेके आए। तो ये इसकी एक जर्नी रही पूरी। यदि हम बात करें, ऑटोफिल से हम लोग शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, मैंने कोई भी नंबर लिखा 10, और इसको मैं, देखिएगा यहाँ मेरा जैसे ब्लैक कलर का प्लस साइन आया ना, मैंने डबल क्लिक किया, आया, ऑटोफिल हो गया ना, 10 10 10। ओके, इज इट क्लियर। ये ऑटोफिल कहलाता है, अपने आप फिल करना नीचे। कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं, वो अपने आप फिल हो जाता है वहां पे। अब दूसरी चीज इसमें जिसे हम देखेंगे, ऑटोफिल तो समझ में आ गया। लिस्ट जो है, अब लिस्ट क्या क्या कॉलम है वो भी बता दे। इसी में लिस्ट, यहां मैं कुछ लिख रहा हूँ, एस यू एन सन, है ना। और इसको मैंने जब ट्रैक किया, यार है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अपने आप आया, तो कहीं ना कहीं तो लिस्ट होगी ही। अपने आप थोड़ी आ रहा होगा। या जैन लिख दिया, या जनवरी लिख दिया, दे रहे कि नहीं। मैं जनवरी पूरा लिखूंगा तो पूरे पूरे देगा वो।
तो कहीं ना कहीं से तो उठा रहा होगा। तो लिस्ट का कंसेप्ट लाए ये लोग, ठीक है ना। ये लिस्ट अपन खुद की भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे नाम है, इस बेच में जितने बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बना ली, मैं किसी भी एक का नाम लिखूंगा और ड्रैग करूंगा तो बाकी के नाम अपने आप आ जाएंगे। ये लिस्ट का कंसेप्ट लाए, ये अपन बनाना बाद में सीखेंगे, अभी खाली बता रहा हूँ कौन सी चीज क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद रिबिन लाए। रिबिन ये होती है जो ऊपर दिख रही है ना, ये रिबिन है। ये दिख रहा है ना आपको, यहां से यहां तक ये रिबिन है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये ऊपर जिसमें टूल दिए हैं पूरे वो रिबिन है। ऊपर जो है वो टेब है, जैसे कि होम टेब है, इंसर्ट टेब है, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेवलपर टेब, हेल्प टेब, है ना, पावर पीवोट, ये सब टेब कहलाते हैं। और उसके नीचे रिबिन होता है। डज इट मेक सेंस? और ये होता है फार्मूला बार, है ना, यहाँ फार्मूला रहता है। ये एड्रेस बार है, जैसे ये सेल पे मेरा क्लिक है तो H17, तो यहाँ H17 लिख रहा है इधर, है ना। एड्रेस बताता है कहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रखा है। जैसे यहाँ किया F17, यहाँ करूंगा F10, ठीक है। एड्रेस बताता है। कॉलम जो है वो अल्फाबेट से है और आपके रो के नंबर जो है वो न्यूमेरिकल, ठीक है। ये होता है। और देखें, अब फ्लैश फिल की बात। रिबन समझ में आ गया। फ्लैश फिल क्या होता है? ये कुछ नाम लेता हूँ। ठीक है। अब देखिएगा फ्लैश फिल क्या करेगा। मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है, नाम और सरनेम दोनों है ना। मुझे खाली नाम अलग करना है, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ लिखा रमेश, एंटर किया, हो गया अपने आप। ये फ्लैश फिल है। जैसे यहाँ मैंने वर्मा, अब ये मिलता कहाँ से, मैंने तो शॉर्ट की लगा दी थी, कंट्रोल ही। मिलेगा ये आपको डेटा, डेटा से मिलेगा, एक सेकंड, होम से ही मिल सकता है। एंटर किया मैंने, ये फिल आ गया। फिल में फ्लैश फिल, जैसे इसको क्लिक किया, देखिए शर्मा कुरैशी वर्सेस आ गए कि नहीं आ गए? ये कहलाता है फ्लैश फिल। क्या आपको पैटर्न पकड़ के वो चीज ला के दे देता है, ठीक है। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में सब, अभी तो खाली मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इसके बाद आप आते हैं फनल चार्ट। तो फनल चार्ट जो होता है अपन बाद में देखेंगे इसको, फनल चार्ट कैसे बनता है। रियल टाइम कोलेबरेशन बताता हूँ आपको। देखिए मैं कुछ शहरों के नाम लिख रहा हूँ, पहले तो कंट्री के नाम लिख रहा हूँ। इंडिया, है ना, और इसके नीचे लिख रहा हूँ पाकिस्तान, के एच आएगा ना, पाकिस, है ना, यही आएगा। तो पाकिस्तान में एच आता है, पाकिस्तान ये आएगा, है ये के एच, के आई एस एच आता है। और दिस एस एच, पाकिस्तान ऐसे ही तो होगा। एच नहीं आता पाकिस्तान, नहीं नहीं आता पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं आता। फिर नेपाल, है ना, ये मैंने लिखा। और मैं गया यहाँ पे डेटा टेब में, और यहाँ मैंने ज्योग्राफी लिया भाई।
देखिए यहाँ ये बन गया। अब मैं इसके अंदर पूछ सकता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड कितना परसेंट है इंडिया में। पाकिस्तान के लिए भी मैं पूछ सकता हूँ कि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड कितना परसेंट। नेपाल में एग्रीकल्चर लैंड कितना परसेंट। ये रियल टाइम डेटा दे रहा है मुझे न, जो उनके पास पूरी जमीन है, उसका कितना परसेंट एग्रीकल्चर लैंड है। अब मैं इसके बाद इससे पूछता हूँ कि आर्म फोर्स साइज कितना है, इसकी सेना कितनी बड़ी है ना। और नेपाल की सेना कितनी बड़ी है। व्हाट इट, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है आपके पास। बर्थ रेट कितना है, कितने बच्चे पैदा होते हैं पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि देखिएगा इंडिया का बर्थ रेट कम हो गया है, पाकिस्तान का अभी भी ज्यादा है। चाइना भी लिख देता हूँ। चाइना का सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, नहीं लगभग है। हाँ फोर साइज है ना। फोर्स उसकी अभी भी अपन से कम है। और बर्थ रेट अपने से भी कम है। ठीक है ना। आगे जाके पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो, बर्थ रेट कम हो गया ना, क्या पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी पॉपुलेशन, और बर्थ रेट गिरता चला जाएगा। यही चीज यदि आप यूएसए में देखें, है ना, तो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड इतना है, आर्म फोर्स साइज इतना है, और बर्थ रेट 11.60। ठीक है, चाइना से ज्यादा है। गॉट इट। ये है रियल टाइम वाला, जो अभी मॉडर्न एक्सेल में आया है। आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। आपको इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे टीसीएस लिखूं और यहाँ पे मैं, और यहाँ से स्टॉक्स लेते हैं। अब टीसीएस क्या है, कहीं जगह लिस्टेड है, खाली इंडिया में लिस्टेड नहीं है वो, अमेरिका में भी सब जगह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और भी है। तो मान लो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं इसके अंदर, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देगा 52 वीक में हाई क्या था, पिछले 52 सप्ताह में कितना हाईएस्ट रहा, ये रहा, लोएस्ट कितना रहा, ये रहा। ठीक है, फिर बीटा चेंज, करेंसी डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉइज कितने हैं उसमें, टाटा कंसल्टेंसी में। ठीक है, 6,13,000। हेडक्वार्टर कहाँ है, एड्रेस आ गया आपके पास। हाई आज का कितना है, है ए आई टाइप। ठीक है, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन निकाल के लाता है, अभी की लेटेस्ट ला रहा। ठीक है, तो ये एक्सेल इतना ज्यादा वो हो गया है कि आप इससे कुछ भी काम कर सकते, बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो रियल टाइम कोलेब्रेशन 365 2023 में आया है। ये एक्सेल का पूरा रहा है, ये मैंने पूरा हिस्ट्री लिखा है इसका। अब एक्सेल के 3 पार्ट है, बेसिक, एडवांस और मॉडर्न। मॉडर्न अभी ये 2023 के बाद आया है। मॉडर्न एक्सेल 2019 के बाद मानते हैं मॉडर्न एक्सेल कई लोग, है ना, कई लोग 2023 के बाद मानते हैं, पर वो 2019 के बाद ही हम लोग एक्स लुकअप वगैरह आ गए तो मॉडर्न एक्सेल का पार्ट हो गया।
बेसिक एचटीएमएल में सम एवरेज काउंट पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, फिल्टरिंग सॉर्टिंग पढ़ेंगे, बेसिक चार्ट्स, ऑटो फिल जो आपको बताया था। एडवांस सेक्शन वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स में जाएगा, पिवट टेबल्स आएंगे, अरे फार्मूलाज आएंगे, डेटा वैलिडेशन, मैक्रोज वीबी आएगा, पावर क्वेरी आएगा। मॉडर्न में डायनेमिक अरेज आ जाएंगी, एक्स लुकअप आएगा, फिल्टर फंक्शन आ जाएंगे, लेट एंड लेमडा करके फंक्शन है, 3D है, मैप्स, डायनेमिक अरे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, पावर बीआई इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरफेस यदि समझे तो एक एक्सेल की शीट के अंदर 10,48,000 रो होती है, इतना बड़ा डेटा आप रख सकते हैं। कॉलम होते हैं 16,384, खाली एक सीट, यदि इनको मल्टीप्लाई करो तो इतनी सेल्स हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा टूल हो गया ये। इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सबसे बड़ी चीज होती है सेल। जैसे बॉडी की भी एक सेल होती है, कोशिका बोलते हैं जिसको, ऐसे एक्सेल की भी जो एक सेल जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उसी में फंक्शन लिखते हो, उसी में कैलकुलेशन होता है। तो सेल इज द पावरफुल कंपोनेंट ऑफ एक्सेल। बहुत सारी सेल से मिलके एक वर्कशीट बनती है, और बहुत सारी वर्कशीट के से मिलके एक वर्कबुक बनती है। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो ये तीन कंपोनेंट है। ठीक है ना, बाकी डिटेलिंग है वो मैं और आगे बताऊंगा। ये मैं बता ही चुका हूँ, ये फॉर्मूला बार होता है, ये एड्रेस बार होता है, ये आपकी रो होती है, ये कॉलम होता है, ये आपका फाइल मेनू है, ये सब मेनू कहलाते हैं, टेप कहलाते हैं, ये रिबन कहलाती है ना। ये आपका स्टेटस बार वगैरह ये सब कुछ हो जाता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये मैं और एक्सप्लेन जब अपन क्लास लेंगे तो मैं और चीजें बताऊंगा। ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं इसके आगे का। ठीक है, आज समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट। तो अभी 3 दिन ऐसे ही थ्योरी चलेगा, कल फिर स्टेटिस्टिक्स की थ्योरी बढ़ाऊंगा, और थोड़ा सा एक्सेल भी अपन करते हैं। ठीक है, तो कल से यदि आप लैपटॉप लेके आते हैं तो ला सकते। ठीक है, तो अपन साथ में थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, थ्योरी थ्योरी करेंगे, नहीं तो आप थ्योरी थ्योरी बोर बोर हो जाएंगे 2-3 दिन में। 3 दिन की थ्योरी रहती है बस शुरू में, फिर बाद में बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ बस। एक तो अपना प्रैक्टिकल करवाया, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, थ्योरी करवाने के बाद उसका प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी करवाने के बाद उसका प्रैक्टिकल। नहीं तो क्या 15 दिन एक साथ थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करवाने बैठूंगा तो आप सब भूल जाओ। है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ लगाना है। ठीक है, माइंड की बस